चलें, ध्यान देंगे सभी लोग। क्या पढ़ रहे थे, याद है? इकोसिस्टम। क्या चल रहा था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बोले तो परितंत्र। और आप इस परितंत्र की बहुत सी बिंदुओं को आप लोग जान चुके हैं। हम जैसे कि सबसे पहले बताए इकोसिस्टम क्या होता है, तो हमने बोला यह वैसा स्थान होता है जहां सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं, उसे आप क्या कहिएगा? उस जगह को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? एजी टेंसले के द्वारा। इकोसिस्टम वर्ड एजी टेंसले के द्वारा। उसके बाद हमने आपको बताए थे कि इकोसिस्टम में 3 प्रकार के सजीव देखने को मिलते हैं। अरे बताए थे। पहला कौन सजीव? प्रोड्यूसर। दूसरा क्या? कंज्यूमर। और तीसरा क्या? डिकम्पोजर। बोले तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक कौन है? जो सूर्य की प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है, प्लांट है। और जो प्लांट पर निर्भर करता है, रहता है, उसे क्या कहेंगे? कंज्यूमर। और जो दोनों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहेंगे। अब आइए, हम आपको बताए थे इकोसिस्टम 2 प्रकार के होता है। एक बताए थे नेचुरल, एक बताए थे टेरेस्ट्रियल। इकोसिस्टम 2 जगह मिलेगा। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय परितंत्र। और एक क्या बताए थे? एक्वेटिक इकोसिस्टम, बोले तो जलीय परितंत्र। तो स्थल पर भी परितंत्र मिलते हैं और जल में भी परितंत्र मिलते हैं। और स्थल पर जो परितंत्र मिलता है, एक तो नेचुरल है जो प्राकृतिक ने दिया है, और एक ने हमने बनाया है, जैसे कि क्या बताए थे? जू, चिड़ियाघर। उसी प्रकार से जल में भी परितंत्र मिलेंगे, जो एक नेचुरल होगा और एक हम लोगों ने बनाए हैं, जो किसी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा, अर्थात क्या होगा? एक्वेरियम। कोई दिक्कत? यहां तक की चर्चा पिछले क्लासों में शायद कर दिए हैं, और ये आपको सारी कहानी आपको बता दिए थे। सबसे पहले एक छोटी बिंदुओं को आप जानिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, जैसे कि एक बिंदु क्या है सर? तो देखो जरा, आवास और नीस में अंतर क्या होता है? आवास और नीस में क्या अंतर होता है? इस बिंदु को सबसे पहले जान जाइएगा कि हैबिटेट और नीस में क्या अंतर होते हैं। तो आप हमें पहले बताइएगा, आवास का मतलब क्या समझते हो आप लोग? बताओ, आवास का मतलब क्या समझते हो? जहां जीव रहते हैं, जहां जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? आवास। तो बताइए, आपका आवास कहां है? आपका घर में। आप यही कहिएगा कि घर में आवास है। आपका आवास घर में है। आप कह रहे हैं कि मेरा आवास घर में है, लेकिन हम कहते हैं आपका आवास घर में नहीं है। अब आप खुद सोचिए, हम कहेंगे एक शेर को लाकर पिंजड़ा में बंद कर दें और उस पिंजड़ा को कहें कि शेर का आवास है, तो बताओ क्या हुआ? शेर का आवास है? नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उस आवास को आपने बनाया है। अरे बनाया है ना। तो जो आवास को मानव के द्वारा बनाया जाता है, वह आवास नहीं होता है। समझ रहा है? वह आवास हो ही नहीं सकता है। जो आवास आपको प्राकृतिक ने दिया है रहने के लिए, वही आवास कहलाता है। समझ रहा है बातों को? कहने का मतलब, जीव जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, वही क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। हम लोग का घर आवास नहीं है, हम लोग का यह जंगल झाड़ आवास है। वो तो बात अलग है, हम लोग डेवलप कर गए हैं, समझने सोचने की क्षमता है कि हम लोग घर द्वार बना लिए हैं, लेकिन हम लोगों का आवास ये नहीं है। हम लोगों का आवास, आज भी चले जाओ अफ्रीका की ओर चले जाओगे तो लोग जंगल में रहते हैं, जैसे तैसे प्राकृतिक का दिया हुआ चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बारिश उरिश पड़ा तो वहीं का टहनी उन्हीं तोड़ के लाएंगे या उसी को इस्तेमाल करेंगे, तो वो उनका नेचुरल आवास है, वो आवास है। समझ रहा है? तो जीव कहने का मतलब हुआ कि अगर बात करें आवास क्या है, तो ये नहीं बोलना हमारा घर आवास है। आवास वह है जहां जो आपका क्या है जी, प्राकृतिक ने हमें दिया है, वो क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा। जीव जिस प्राकृतिक वातावरण में रहता है उसे क्या कहेंगे? आवास कहेंगे। और हमें एक बात और बताओ, आवास की अगर बात करें, एक आवास में क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं? रह सकते हैं। अरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मानिए एक जंगल एक आवास है, तो उसमें केवल शेर रहेगा क्या? बहुत सारा जीव रहेगा। लेकिन तुम जो जिसको अपना घर को तुम आवास बना रहे हो, क्या उसमें एक से अधिक जीव रह सकते हैं क्या? कुत्ता, भेड़, बकरी, भैंस को एक में रख सकता है क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि वो आवास नहीं है। तो प्राकृतिक ने जो हमें दिया है वो आवास है। और एक आवास में एक से अधिक जीव रह सकते हैं, अर्थात अलग अलग जीव रह सकते हैं। बात समझ में आया? अब आइए जरा एक और बिंदु हम आपको बताते हैं। दो जीव जिनका कार्य समान होंगे,
वह कभी भी एक आवास में नहीं रहेगा। ये आवासीय की तरफ का पॉइंट है। दो जीव हैं जिसका कार्य समान है, वह दोनों के दोनों एक जगह पर एक आवास में नहीं रह सकते हैं। जैसे कि आप खुद सोचिएगा, मानिए कि कुत्ता मांस खा रहा है और आपका लोमड़ी भी मांस खा रहा है, ऐसे मानिए, और दोनों को एक जगह रखिएगा तो उस आवास में कभी नहीं रहेगा। अरे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आपस में मार झगड़ा कर लेगा, वहां पर लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और लड़ाई झगड़ा कर लेंगे मतलब कहने का मतलब वहां पर उस आवास में वही रह पाएगा जो आवश्यकता से ज्यादा ताकतवर होगा, अर्थात उस जगह पर गॉस का नियम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? गॉस का नियम क्या कहता है, याद है ना? गॉस का नियम कहता है जब एक आवास पर दो जाति का जीव रह रहा हो और संसाधन सीमित हो तो वही जीव रह पाएगा जो जीव क्या होगा, ताकतवर होगा। अरे वही ना रह पाएगा जो प्रभावी होगा, वह गॉस का नियम कहलाता है। तो बताओ, क्या यहां पर गॉस का नियम, क्या जब दो जीव जिनका कार्य समान होगा वो कभी भी आपको एक आवास में नहीं रह सकते हैं? कोई दिक्कत? अगली बात है निस क्या होता है सर, निस के बारे में बताइए। तो किसी भी जीव का निश्चित कार्य अपने आवास में जो करता है वही क्या कहलाता है, निस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा सर निस कहलाता है। तो बताओ जरा, जैसे कि कोई भी जीव अपना आवास में रहेगा तो चुपचाप थोड़ी रहता है, वो कोई ना कोई कार्य को करते रहता है। करता है कि नहीं करता है? जैसे कि अगर कोई शेर है तो वो अपना आवास में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, तो कोई ना कोई कार्य को कर रहा है, जैसे तैसे मतलब कुछ अपने आप को, शरीर को, प्रकृतिया को दिखा रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शेरों को किसी को मार कर खा रहा है, वो अपनी कार्य विधि को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो वह क्या कहलाता है, नीस। क्या कहलाता है? अपने आवास में रहकर जीव जिस प्रकार के काम को करते हैं वह क्या कहलाता है, निस कहलाता है। जबकि आवास क्या कहलाता है? तो जीव जिस प्राकृतिक वातावरण में रहेंगे वह क्या कहलाएगा, आवास कहलाएगा। एक आवास में अलग अलग जीव रह सकते हैं, लेकिन एक नीस में अगर बोले, नीस का मतलब होता है, नीस का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव का निश्चित कार्य अपने आवास में होता है, उसे क्या कहते हैं, नीस। तो बताओ, अगर दो जीव जिसका नीस समान है मतलब कार्य समान है, क्या एक आवास में एक जगह पर रहेगा? क्या नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? तो ये इस दोनों के अंतर थे, हमने आपको बता दिए। अब आइए जरा नेक्स्ट बिंदु, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। देखिएगा और समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को। परितंत्र की संरचना। देखो, किसी भी चीजों का संरचना ही उसका लक्षण होता है। जैसे कि हमने बोला कि इसका नाक लंबा है, तो इसकी संरचना की बात कर रहे हैं, और वह क्या है, लक्षण है। हमने आपको बोला कि बाहर आप जाइए ना, वहां पर एक लंबा आदमी खड़ा होगा, उसी को आप ये वाला गिफ्ट दे दीजिएगा। हमने लंबा कहा, उसकी संरचना को बताया, वह संरचना से आप उसके लक्षण को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। मतलब किसी भी जीवों का संरचना ही क्या होता है, उसका लक्षण होता है। उसी प्रकार से अगर कहा जाए परितंत्र की संरचना की भी बात किया जाए, तो परितंत्र का संरचना ही परितंत्र का क्या माना जाएगा, कैरेक्टर माना जाएगा। कैरेक्टर बोले तो लक्षण माना जाएगा। और परितंत्र के दो लक्षण होते हैं, ये दोनों लक्षण इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम के कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर होंगे। पहला कैरेक्टर को कहा जाता है रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा को क्या कहेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन बोले तो स्तरीकरण। पहला को कहेंगे प्रजातीय संगठन और दूसरा को, बताओ जरा हमें परितंत्र में कई लक्षण देखने को मिलेगा? परितंत्र में कई लक्षण? पहला क्या बोलोगे? पहला क्या कहोगे? प्रजातीय संगठन। और दूसरा क्या? स्तरीकरण। प्रजातीय संगठन को इंग्लिश में रेशियल ऑर्गेनाइजेशन, रेशियल, रशियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलिएगा, रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहिएगा? रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिफिकेशन बोले तो स्तरीकरण। अब आइए जरा, ये दो लक्षण होते हैं। आइए जरा सबसे पहले जानेंगे प्रजातीय संगठन क्या होता है। तो समझिएगा, इकोसिस्टम में आपको कई प्रकार के, सभी प्रकार के जीव मिलते हैं, और वही क्या कहलाता है, प्रजातीय संगठन। एक इकोसिस्टम में कई प्रकार के जीव मिल रहे हैं, यह इकोसिस्टम का क्या है, लक्षण है। एक इकोसिस्टम में कई प्रकार के जीव मिल रहे हैं तो वह इकोसिस्टम का क्या है, लक्षण है। और यह लक्षण कहलाएगा क्या?
प्रजातीय संगठन। क्या कहलाएगा? प्रजातीय संगठन कहलाएगा। अगर इकोसिस्टम नहीं होगा तो वहां पर बहुत प्रकार के जीव देखने को नहीं मिलेंगे। तो इकोसिस्टम में कई प्रकार के जीवों का रहना ही क्या कहलाएगा? प्रजातीय संगठन। और यह एक क्या होता है, किसका लक्षण है? तो आप कहिएगा, बोलिए किसका लक्षण है जी? तो आप कहिएगा इकोसिस्टम का। अगली बात आइएगा, अब सवाल होता है कि सर सबसे ज्यादा इकोसिस्टम अर्थात प्रजातीय संगठन आपको कहां देखने को मिलेंगे? प्रजातीय संगठन का मतलब बहुत सारे जीव आपको कहां ज्यादा देखने को मिलेंगे? तो याद रखना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ पौधा ज्यादा होते हैं। और जब पेड़ पौधा ज्यादा होंगे तो वहां पर क्या होगा? कंज्यूमर भी ज्यादा होगा, उपभोक्ता भी ज्यादा होगा। और उपभोक्ता ज्यादा होगा, जहां उत्पादक और उपभोक्ता होगा तो वहां पर अपघटक भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन, मतलब प्रजातीय संगठन का मतलब है क्या? परितंत्र में बहुत सारे जीवों का मिलना। तो बहुत सारे जीव आपको ज्यादा कहां मिलने को देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और सबसे कम प्रजातीय संगठन कहां देखने को मिलेगा? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। सबसे कम कहां? डिजॉर्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? सॉरी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बोलोगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा इकोसिस्टम के दूसरा लक्षण देखते हैं। देखो बाबू, इकोसिस्टम का एक और लक्षण है। इकोसिस्टम में जैसे कि मानिए कि ये इकोसिस्टम हमने बनाया, तो इकोसिस्टम में जो जीव होते हैं ना, वो डिसेंडिंग फॉर्म में मिलता है। सिंपल से ऐसे समझ जाओ कि जैसे कि मानिए कि एक लंबा सा प्लांट है, तो इसके बाद हल्का छोटा आएगा, उसके बाद और छोटा आएगा, उसके बाद और छोटा आएगा, उसके बाद छोटे छोटे आएंगे। तो ये कैसा में मिल रहा है? कैसा फॉर्म में मिल रहा है? डिसेंडिंग फॉर्म में मिल रहा है। तो ये भी इकोसिस्टम का एक क्या है? लक्षण है। और इस प्रकार से डिसेंडिंग फॉर्म में जीवों का मिलना यह लक्षण तो है, लेकिन इस लक्षण को कहेंगे क्या? स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन बोले तो स्तरीकरण। क्या कहेंगे? स्तरीकरण। तो हमने कहा इकोसिस्टम के कितने कैरेक्टर होंगे? 2 कैरेक्टर। इकोसिस्टम के कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर होंगे जी। सबसे पहले बोलिएगा, पहला कैरेक्टर को क्या कहेंगे? तो पहला कैरेक्टर को हम कहेंगे रेशियल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलोगे? प्रजातीय संगठन। दूसरा को क्या कहिएगा? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब प्रजातीय संगठन का मतलब आप क्या समझते हैं? एक इकोसिस्टम में कई प्रकार के जीवों का पाया जाना, ये क्या है? प्रजातीय संगठन है। और एक परितंत्र में जब बताइए बहुत सारा जीव पाया जा रहा है, तो ये परितंत्र का लक्षण ही तो है। अरे है कि नहीं है? तो ये किस प्रकार का लक्षण कहलाएगा? प्रजातीय संगठन। उसके बाद हमने बोला सबसे ज्यादा प्रजातीय संगठन आपको कहां देखने को मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय और सबसे कम डिजॉर्ट एरिया में। उसके बाद हमने आपको बताए हमारा स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण क्या है? तो स्ट्रैटिफिकेशन में अर्थात परितंत्र में जब आप जीवों को देखोगे तो एक डिसेंडिंग फॉर्म में मिलेगा, ऊर्ध्वाधर फॉर्म में मिलेगा। ऊर्ध्वाधर फॉर्म में मिलता है, अर्थात डिसेंडिंग फॉर्म में जीवों को परितंत्र में मिलना, यह उसका लक्षण तो है, लेकिन कौन लक्षण कहलाएगा? स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण। क्या यहां तक कंप्लीट हो गया आपको? फिर उसके बाद आप बताइए जरा, हमने आपको अंतर बताए थे आवास और कौची में अंतर? आवास और निज में अंतर। आवास किसे कहोगे? किसी भी जीवों का नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल जिस वहां रहता है वह क्या कहलाएगा जी? आवास। जबकि नीस क्या कहलाएगा? अब कोई भी जीव अपना आवास में रहकर कोई निश्चित प्रतिक्रिया को दिखा रहा है, क्रिया को कर रहा है, वो क्या है? नीस है। कोई निश्चित आवास में रहकर अपनी क्रिया को कर रहा है तो क्या कहलाएगा? नीस। उसके बाद फिर बताए क्या एक आवास में एक से अधिक जीव रख सकते हैं क्या? अरे रह सकते हैं। एक आवास में नहीं रह सकते हैं क्या? एक से अधिक जीव रह सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अगर नीस की बात करें, जिसका 2 जीव का नीस अगर समान हो, नीस समान का मतलब कार्य समान हो, तो क्या वो एक आवास में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो ये 2 बातें थी, हमने अंतर आपको बता दिए। अब आइए जरा अगली कहानियां। नेक्स्ट, हाँ ये कहानियां हो गई। अब आइए जरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है सर? प्रोडक्टिविटी बोले तो उत्पादकता क्या है? तो आइए जरा उत्पादकता को देखते हैं। उत्पादकता क्या कहलाएगा? तो उत्पादकता क्या है? तो उत्पादक जिस दर से उत्पाद बनाएगा, उत्पादक प्रोड्यूसर जिस रेट से प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, वो क्या कहलाएगा? उत्पादकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमने आपसे पूछा कि आप किसान हैं जी, तो आपने बोला हाँ सर। तो आपकी इस साल की फसलें की उत्पादकता क्या रही?
तो आप क्या कहिएगा, 400 मन हो लोहा इस साल, मतलब 400 मन प्रत्येक ईयर, कहिएगा कि नहीं कहिएगा। तो ये आपका एक किसान का क्या है, एक रेट है, उत्पाद रेट है, अरे है कि नहीं है। उसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी प्लांट, कोई भी उत्पादक, तो कोई भी प्रोड्यूसर उत्पादक जिस रेट से उत्पाद का निर्माण करेगा वह उसका क्या कहलाएगा, उत्पादकता कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्या कहलाएगा, उत्पादकता कहलाएगा। मतलब कोई प्लांट उत्पादक रहेगा, प्लांट कुछ बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा, और जिस दर से बनाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्पादकता कहलाएगा, प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्या तीनों में अंतर समझ रहा है, उत्पादक, उत्पाद, उत्पादकता, तीनों में अंतर है। उत्पादक वो हैं जो उत्पाद बनाएंगे, और उत्पादकता वो है जिस दर से बनाएंगे। समझ रहा है। तो ये तीन बिंदु हो गई। चलिए अगली बातें करें। अब बताओ उत्पादकता जो होगा ये कौची पर डिपेंड्स करेगा, सौर ऊर्जा पर करेगा कि नहीं करेगा। प्लांट्स की अगर बात करें, जिस प्रकार से उसे सौर ऊर्जा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करेंगे और उसी प्रकार से उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होगा। अर्थात हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी जो निर्भर करेगा, सर किस रेट से प्रोडक्टिविटी होगा, ये कौची पर निर्भर करेगा, सोलर एनर्जी पर, सोलर ऊर्जा बोले तो सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगा। और याद रखना उत्पादक जो होते हैं सौर ऊर्जा को लेकर कौची में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्या सूर्य का प्रकाश का प्रयोग केवल भोजन बनाने में लिए, और उसी सूर्य के प्रकाश को अपना कौची में कन्वर्ट कर दिए, केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज, केमिकल बोले तो केमिकल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब में कन्वर्ट कर दिए केमिकल एनर्जी बोलो, या फिर क्या कहो, कार्बनिक मटेरियल कहो। कार्बनिक पदार्थ जानते हो ना, किसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, क्या बोलोगे, क्या कहोगे, क्या कहता है, क्या कहता है तुम, हाँ तो बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन की जहां श्रृंखला मिलती है वही कहलाता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो उसे तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन मिल रहा है तो कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। अरे वो तो गैस ना है जी, अरे हो गया कि नहीं। अब बताओ CO2 में कार्बन नहीं मिल रहा है तो कहेगा सर पदार्थ है, अरे भाई सब गैस है। समझ रहा है बात को, हमने क्या बोला समझे, मतलब कहने का मतलब जहां कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखला मिलता है वो कार्बनिक पदार्थ है। जैसे कि हम आपका लिख देते हैं, यहां पर ग्लूकोज लिख देते हैं C6H12O6। बताओ यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन जो बॉन्ड बनने वाला है यही आपका क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएंगे, कार्बनिक। जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इस समय कार्बन हाइड्रोजन का क्या बनता है, तो बॉन्ड बनता है। जैसे कि ग्लूकोज में अगर बात करें तो ग्लूकोज में तो सभी बच्चा जानता है, कुछ जाने चाहे नहीं, केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन और क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। जबकि अमीनो एसिड की बात करें, अमीनो एसिड बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़कर बनता कौची है, प्रोटीन, अरे बनता है ना। तो अमीनो एसिड में कौची होता है, कार्बनिक मटेरियल सर। तो ये कार्बन, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, तो कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीजें होते हैं। कंप्लीट कहानियां। चलिए आइए जरा नेक्स्ट बातें। अब अगली बातें हम बता रहे हैं, अगली बातें समझिएगा। अगर उत्पाद की बात करें, उत्पाद को हम जो भी उत्पादक बनाएगा ना, उत्पादक जो प्लांट है जो उत्पाद को बनाते हैं उसे आप दो रूप से डिनोट कर सकते हैं। उसे आप ऊर्जा कह सकते हैं या फिर उसे क्या कह सकते हैं, जय भार कह सकते हैं। उत्पाद को आप कितने रूप में डिनोट कर सकते हैं, दो। पहला क्या बोलिएगा, एनर्जी, और दूसरा क्या बोलिएगा, बायोभार। अगर एनर्जी में आप लिख रहे हैं, ऊर्जा में लिख रहे हैं, तो कैसे करके इसका SI यूनिट लिखना होगा, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। पर ईयर क्या बोलोगे, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। मतलब जैसे कि मतलब प्रत्येक साल कोई प्लांट कभी बड़ा ज्यादा उत्पाद बनाएगा, कभी कम बनाएगा। जैसे भी ठंडे का सीजन चलेगा, क्या अभी गर्मी के जैसा उत्पाद प्लांट बनाएगा, नहीं बनाएगा, अभी कम उत्पाद बनाएगा। और अगर बात करें गर्मियों के दिन में तो उत्पाद क्या होंगे, ज्यादा बनाएंगे। कम ज्यादा करते हैं, इसलिए इस पर इनवर्स लग गया। मतलब किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स।
लेकिन अगर आप बायोमास से अगर डिनोट कीजिएगा तो इसे क्या बोलिएगा, ग्राम इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स, ग्राम इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। कोई दिक्कत, मतलब कितना ग्राम वो बनाया एक साल में उत्पाद, इसके बारे में अगर करते हैं तो वो जय भार के अंतर्गत आएगा। तो आप सबसे पहले हमें ये बताओ, उत्पाद को आप कितने रूप में डिनोट कर सकते हैं जी, दो, ऊर्जा के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं कि प्लांट ने इतना ऊर्जा बनाया, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लांट ने इतना जैव भर बनाया। लेकिन अगर ऊर्जा में बोलिएगा तो वहां पर आपको एसआई यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। लेकिन अगर बोलिएगा आप जैव भार में बोलिएगा तो वह क्या कहलाएगा, बोलिएगा क्या कहलाएगा जी, ग्राम इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले फिर से हमें बताओ, उत्पादक को, कोई प्लांट उत्पाद बनाया, उसे आप कितने प्रकार से नोट कर सकते हैं, फलना प्लांट ने इतना ऊर्जा बनाया, एक ऐसे कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, फलना प्लांट ने इतना जैवभर बनाया। लेकिन आप कहिएगा ऊर्जा की जब बात बोलिएगा तो ऊर्जा जब बोलिएगा तो वहां उस यूनिट का क्या प्रयोग करिएगा, किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू पर ईयर इनवर्स। लेकिन अगर आप कहिएगा, कौची कहिएगा, अगर जैव भार में अगर डिनोट करना है तो क्या लिखना होगा, ग्राम मीटर इनवर्स पर ईयर इनवर्स, ग्राम मीटर इनवर्स टू पर इनवर्स। कोई दिक्कत? चलिए हो गया समाप्त। अब आइए जरा देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, उत्पादकता। उत्पादकता क्या है हम बताए, उत्पादक के द्वारा जिस दर से उत्पाद बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, उत्पादकता। उत्पादकता कौची पर निर्भर करेगा, सौर ऊर्जा पर करेगा। और प्लांट जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, सौर ऊर्जा को कौची में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि आप एनर्जी को, मतलब प्लांट के उत्पाद को दो चीज से डिनोट कर सकते हैं, ऊर्जा से और कौची से। चलिए हो गया कंप्लीट। अब आइए, अब उत्पादकता के प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता के प्रकार, उत्पादकता के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा क्या होंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा क्या होगा, द्वितीयक उत्पादकता। अब कहिएगा ये क्या है सर, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता, जरा हमें बताइए जरा। आइए जरा इसे देखिए और समझिए, कोई बहुत बड़ा चीज तो ये है नहीं कि दिक्कत करेगा ये। देखो समझो, प्राथमिक उत्पादकता, जैसे कि मानिए ये सूर्य की प्रकाश से लेकर ये प्लांट ने अपना क्या किया, भोजन बनाया, अरे बनाया, तो बताओ इस यहां पर इसको आप कैसा उत्पादकता बोलिएगा, प्राथमिक। क्या कहिएगा, ये जो बनाएगा मटेरियल को वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उत्पादकता। ये प्लांट कोई उत्पाद को बनाया तो उस उत्पाद को क्या कहिएगा, प्राथमिक उत्पादकता। जिस दर से बनाएगा वह प्राथमिक उत्पादकता होगा, ये प्राथमिक उत्पादकता होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। अब बताइए, अब मानिए इस प्लांट को कौन खा गया, ये चूहा खाया, क्लियर। तो बताइए ये चूहा खा गया, अगली बातें बताइएगा, अब नेक्स्ट बातें हमें बताइएगा। अब इस सांप आया, इस सांप को फिर कौन खा गया, ये चूहा खा गया। तो बताओ प्राथमिक उत्पाद, ये सांप है, सांप को कौन खा गया, नहीं उल्टा बोल रहे हैं जी। अब ये जो आप सांप देख रहे हैं, इस सांप ने किसको खा लिया, चूहा को खा लिया। अब बताओ, हम मानते हैं ये उपभोक्ता है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, उपभोक्ता है। लेकिन आप हमें बताइएगा, लेकिन इस सांप के लिए ये क्या है, उत्पादकता है। इस सांप के लिए ये क्या है, तो आप कहिएगा उत्पादकता है क्या। जी बोलिए, बोलिए ना, हम ही तो हैं। हाँ चलिए, चलिए देखिएगा। हाँ, तो अब मानते हैं, देखो इसके लिए ये प्राथमिक उत्पादकता बनाया, लेकिन आप बताइएगा
ये उपभोक्ता हो गया, लेकिन इसके लिए तो ये प्राथमिक होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हम मानते हैं ये उपभोक्ता है, लेकिन इसको थोड़ी पता है इसको ये दे रहा है, उत्पाद को दे रहा है निकाल के, तो इसके लिए तो ये उत्पादकता ही है। लेकिन ये प्राथमिक उत्पादकता होगा कि द्वितीय होगा? तो आप कहिएगा द्वितीय होगा। क्या होगा? द्वितीय उत्पादकता होगा सर। ये क्या बोलोगे सर? ये द्वितीयक उत्पादकता होगा। होगा कि नहीं है? हमने क्या कहा? यही तो हम तुमको समझा रहे हैं कि देखो जनरली अगर देखा जाए तो ये उत्पादक है, इसको ये खाया तो उपभोक्ता है, फिर इसको ये खाया तो ये भी उपभोक्ते है, लेकिन ये द्वितीयक उपभोक्ता है। अरे है ना? लेकिन ये निर्भर है सांप पर। अरे ये निर्भर किस पर है? सांप पर। सॉरी, बार बार उल्टा बोलते हैं जी। अरे समझो ना, जैसे ये सांप है, ये निर्भर किस पर है? चूहा पर निर्भर है। अब आप बताइएगा, मानते हैं ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, लेकिन इसके लिए ये तो उत्पादकता ही है। अरे इसके लिए तो उत्पादकता ही है, ये डायरेक्ट जाके इसको खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसके लिए तो ही उत्पादकता है, लेकिन ये प्राथमिक उत्पादकता है? नहीं, ये द्वितीयक उत्पादकता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। बात समझ में आया? जबकि प्राइमरी कौन है? ये है। तो आपका कहेगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है सर? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सूर्य की मदद से, मतलब प्रकाश की मदद से सबसे पहले प्लांट जो उत्पाद को बनाता है वो प्राथमिक उत्पादकता है। वो क्या है? प्राथमिक उत्पादकता है। उसके बाद एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता पर जो निर्भर है वो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है कि नहीं है? अब बताओ, ये बाज आया और इस सांप को खाया, हम मानते हैं ये उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता, एक दो द्वितीयक उपभोक्ता है। अरे है ना? लेकिन इसके लिए तो ये उत्पादकता ही है, प्राथमिक उत्पादकता ही है। क्या ये डायरेक्ट जाकर इसको खा सकता है? नहीं खा सकता है। बात समझ में आया? तो ये कहानियां थी। तो आप कहोगे कि सर प्राथमिक उत्पादकता क्या है? वैसा उत्पादकता जो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाएगा वो प्राथमिक होगा। वो कैसा उत्पादकता कहलाएगा? प्राथमिक उत्पादकता। बाकी अगर कोई उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता पर निर्भर है तो वह उपभोक्ता उसके लिए क्या कहलाएगा? सेकेंडरी उत्पादकता। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। जैसे कि इसके लिए बताओ, इस सांप के लिए ये चूहा क्या है? उत्पादकता है। क्या है? उत्पादकता। हम इधर देख रहे हैं, इधर को उसको मत देखो, तो इसके लिए क्या है? उत्पादकता ही तो है बेचारा के लिए। इसके लिए ये क्या है? उत्पादकता ही तो है। इसको थोड़ी मतलब है इसको जाके खाएगा, इसके लिए तो यह उत्पादक है। अरे है कि नहीं है? ये हो गया। तो उत्पादकता कितने प्रकार के? दो। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। एक है प्राइमरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी। आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो सूर्य की प्रकाश की मदद में लेकर अगर उत्पाद को क्या करता है? बनाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपका प्राथमिक उत्पादकता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उत्पादकता कहलाएंगे। और नेक्स्ट बिंदु याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर अगर बात करें तो जितना उत्पादक है, जितना पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे प्रत्येक साल कितना बिलियन टन उत्पाद बनाता है? 170 बिलियन टन उत्पाद बनाता है। कितना बिलियन टन? 170 बिलियन टन उत्पाद बनाता है। अब सवाल आता है, तब पृथ्वी पर तो सर 70% जल है और 30% स्थल है, तो स्थल वाला प्लांट कितना बनाता है? तो जो प्लांट स्थल पर है उस प्लांट को क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट, स्थलीय पौधा। और जो जल में उसे क्या कहेंगे? वाटर प्लांट। बोले तो क्या कहेंगे? जलीय पौधा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब देखो, अगर देखा जाए जलीय पौधा जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, जिसके कारण जलीय पौधों की संख्या क्या होती है? आवश्यकता ज्यादा। 70% जलीय पौधा है, लेकिन 30% क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। संख्या में अगर कहे तो सबसे ज्यादा कौन है? वाटर प्लांट है। और संख्या में सबसे कम कौन है? टेरेस्ट्रियल प्लांट। परंतु लेकिन अगर उत्पाद के मामला में कहे तो सबसे ज्यादा उत्पाद कौन प्लांट बनाएगा? टेरेस्ट्रियल प्लांट बनाएगा। एक साल में कितना बिलियन टन उत्पाद? 115 बिलियन टन। और जल वाला कितना बनाएगा? 55 बिलियन टन प्रत्येक साल बनाएगा। और दोनों को अगर पूछे तो कितना बिलियन टन बनाएगा? 170। कितना बनाएगा? 170 बिलियन टन प्रत्येक ईयर उत्पाद बनाएगा। जैसे कि मानो 1000 चूहा है और एक हाथी है, तो 1000 चूहा की अगर बात करें, 1000 चूहों का जैव भार जितना होगा, संख्या मानते हैं ज्यादा है, लेकिन अगर जैव भार की बात आएगी तो 1000 चूहा और इधर आपका एक हाथी,
तब वो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? हथिये का होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? वही बात है, सूक्ष्म ना है जी, संख्या में भल ज्यादा है लेकिन उत्पाद ज्यादा निर्माण नहीं कर पाते हैं, इस संख्या में कम भले हैं लेकिन उत्पाद का ज्यादा निर्माण करते हैं। ये पूछता है, इसे आप याद रखिएगा। पृथ्वी पर टोटल उत्पाद कितना टन बनाते हैं प्रत्येक साल? 170, लेकिन जिसमें से अगर कहे जलीय पौधा तो जलीय पौधा 55 और स्थलीय पौधा कितना? 115 बिलियन टन प्रत्येक ईयर। कोई दिक्कत? ये भी हो गई आपकी बातें क्लियर। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बातें क्लियर। अब देखो बाबू, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है यह दो प्रकार के। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार के? दो। एक के कहते हैं जीपीपी, ये इंपॉर्टेंट है, जीपीपी, और एक क्या होता है? एनपीपी। जीपीपी का मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा क्या होता है? एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सर जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो प्लांट के द्वारा जितना प्रोडक्टिविटी बनाया जाता है, जितना उत्पाद बनाया जाएगा, तो वह हमारा क्या कहलाता है जी? तो याद रखना, वह ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। बोले तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगा। मतलब एक प्लांट, याद रखिएगा, प्लांटों के द्वारा, अगर कहे प्लांटों के द्वारा जितना उत्पाद बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलोगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बताओ, प्लांट मानिए ग्लूकोज के 2000 अणु बनाया। कितना अणु बनाया? 2000 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया। तो बताओ उस प्लांट का ये क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब 2000 बनाया तो 2000 के 2000 रख ले रहेगा। अब इसमें से क्या होगा? खर्चा होगा। तो ग्लूकोज कब खर्चा होते हैं? जब श्वसन की क्रिया होती है। जब ने इस प्लांट ने रेस्पायरेशन किया, श्वसन किया, तो मानिए 500 ग्लूकोज की अणु क्या हो गया? खत्म हो गया। 500 ग्लूकोज की अणु क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अब इसके पास नेट कितना बचा? 1500 ग्लूकोज की अणु। तो जितना बचा वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। मतलब किसी भी प्लांट के द्वारा बनाया गया कुल उत्पाद खपत के बाद जो बचता है वो क्या कहलाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जबकि आपका बताइएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगा? तो प्लांट के द्वारा बनाया गया कुल उत्पाद क्या कहलाता है जी? क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। इसका मतलब होता है, अगर आपके सामने बोल दे जीपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी बराबर क्या होगा, तो बताओ जीपीपी बराबर क्या? टोटल जीपीपी क्या होता है? जितना बचता है, कितना बचा? एनपीपी। कितना बचा? एनपीपी। और खत्म जो हुआ, कौची में खत्म हुआ? रेस्पायरेशन में खत्म हुआ। यह ना टोटल जीपीपी है। तो ये फॉर्मूला को ऐसे करके याद रखना, उल्टा पुल्टा कैसू करके पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर ऐसे करके दे देता है, कहेगा बताइए इनमें से कौन सही है, 4 को ऐसे करके समीकरण दे देगा। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, ऐसे दे दिया। बताओ हम अलग प्रकार की चीज लिख दिए हैं। अरे वही चीज ना है, प्लस आर को हमने बराबर के इस साइड किए तो ये माइनस में आ गया, एनपीपी उधर रह गया। तो यही वाला चीज को हमने ऐसे लिख दिए हैं। अरे लिखे हैं, चाहे आपका ऐसे रहेगा, मतलब कैसू उलट पुलट के जैसे तैसे लिखेगा। और आपको केवल एक ध्यान रखना है, जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस आर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कुल उत्पाद कितना बनाया है। तो कुल उत्पाद तभी ना गणना कीजिएगा जितना बचल है और जितना खपत किया है। खपत कौची में किया है? रेस्पायरेशन में। और जितना बचल है वो क्या कहला रहा है? एनपीपी। तो एनपीपी प्लस क्या हो जाएगा? आर। कोई दिक्कत? तो जीपीपी बराबर एनपीपी प्लस क्या बोलिएगा? आर। कोई दिक्कत? इसे आप याद रखिएगा। आर को रेस्पायरेशन कहते हैं। अब आइए जरा, अब पढ़ेंगे डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अपघटन। डीकंपोजिशन का मतलब अपघटन, अपघटक नहीं, अपघटन। क्या होता है? अपघटन। अब अपघटन क्या होता है सर? आइए जरा हम देखते हैं। तो डीकंपोजर की मदद से, डीकंपोजर कौन है सर? बैक्टीरिया, कवक, यही सब ना डीकंपोजर है। तो डीकंपोजर की मदद से कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल अर्थात जटिल कार्बनिक पदार्थ को आपको कौची में तोड़ देना जी? अकार्बनिक मटेरियल में तोड़ देना। क्या कहलाएगा? अपघटन। क्या कहलाएगा? अपघटन कहलाएगा, डीकंपोजिशन कहलाएगा। जैसे कि मानिए कोई प्रोटीन है,
कोई क्या है, प्रोटीन है। यह प्रोटीन किसी एंजाइम की मदद से तोड़ा गया। एंजाइम कौन बनाया होगा, कोई बैक्टीरिया बनाया, ऐसा समझिए। यह प्रोटीन किसी एंजाइम की मदद से तोड़ के क्या बना दिया, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड ये कैसा रूप है, सिंपल है, सिंपल रूप है, जबकि प्रोटीन एक क्या है, जटिल रूप है। अरे है कि नहीं है, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स है, जबकि बताओ अमीनो एसिड एक क्या है, सिंपल है। क्या है, सिंपल है। और फिर कोई एंजाइम आया और इस अमीनो एसिड को फिर अपघटन कर दिया, और अमीनो एसिड में जो भी चीजें था, एलिमेंट्स था, सब अलग हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्या हो गया, अलग हो गया। तो बताओ हमने कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन था इसको अकार्बनिक मटेरियल में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। अरे बदला ना, तो यही क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा, मतलब अपघटक की मदद से जटिल चीजों को आप कौची में बदल रहे हो, अकार्बनिक पदार्थ में बदल रहे हो, तो वह क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, तो आप कहोगे सर अपघटन कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत है, यहां तक बातें समझ में आई? वो लाइट पीछे बंद करो। क्या कहलाएगा जी, अपघटन कहलाएगा। चलो अब अगली बिंदुओं को देखिए जरा, लाइट बंद करो ना पीछे वाला जी। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु समझिए, अपरद। अब आइए जरा देखिए अपरद क्या होता है सर। कभी भी मिट्टियों में आप इस प्रकार से देखे होंगे, कोई भी मिट्टी को आप देखे होंगे तो मिट्टियों में टूटी हुई टहनी, टूटी हुई डाली, पत्तियां, इस प्रकार से आपको टूटी फूटी अगर मिट्टियों में मिक्सिंग हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस बोले तो अपरद। डेट्राइटस बोले तो क्या कहेंगे, अपरद कहेंगे। डेट्राइटस को क्या कहेंगे, अपरद। तो ये है आपका अपरद। तो आपसे कहता है डेट्राइटस क्या है, तो आप कहिएगा मिट्टी में मौजूद टूटी हुई टहनियां, पत्तियां, अगर ये सब चीजें आपको मिले तो यह क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे सर वह हमारा क्या कहलाएगा जी, अपरद कहलाएगा। अपरद बोले तो डेट्राइटस कहलाएगा। अपरद बोले तो क्या कहलाएगा, डेट्राइटस। जैसे कि देखो ये मिट्टी है और इस मिट्टी में पत्ती मिल रहा है, टूटा हुआ डाली मिल रहा है, अगर बहुत से मिल रहे हैं तो ये मिट्टी को क्या कहोगे सर, डेट्राइटस है। डेट्राइटस बोले तो अपरद है। अब बताओ क्या ये डेट्राइटस जो आप देख रहे हैं ये सब मिक्सिंग, क्या सब दिन ऐसा ही रह जाएगा? नहीं, ये आने वाले समय में इसका पता तक नहीं चलेगा सर। मतलब ये जो आप डेट्राइटस देख रहे हैं जो मिट्टियों में मिल रहा है, ये सभी का होगा अपघटन। क्या होगा, अपघटन। तो डेट्राइटस का अपघटन, ये ऐसा अपघटन हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कि आपके पता नहीं चलेगा कि कहां गया पत्ती, कहां गया डाली। तो ये 5 अवस्थाओं में होता है। डेट्राइटस का अपघटन कितना अवस्था में होगा, 5 अवस्था में होगा। पहला अवस्था क्या कहलाएगा, फ्रैगमेंटेशन। पहला क्या कहलाएंगे, पहला फ्रैगमेंटेशन कहलाएगा। और फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब खंडन। दूसरा क्या कहलाएगा, लेचिंग, और लेचिंग का मतलब क्या होगा, छालन। तीसरा क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, अपचयन। अगला क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन। क्या कहलाएंगे, ह्यूमिफिकेशन। और अगला क्या कहलाएगा, मिनरलाइजेशन। तो बताइए सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन को, अपघटन। अपघटन क्या है, तो आप कहिएगा अपघटक की मदद से। अपघटक कौन होगा, बैक्टीरिया, कवक। अपघटकों की मदद से जटिल चीजों को, आप डायरेक्ट सरल में भी बोल सकते हैं लेकिन सरल से भी आगे होता है कार्बनिक, बोल दीजिए जटिल पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा जी, अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपघटन। कोई दिक्कत? फिर हमने बोला कि मिट्टियों में टूटी हुई डालियां, पत्तियां, आपके शाखाएं, टहनियां, ये सब घुल मिल जाते हैं तो वह मिट्टी मिट्टी नहीं, वह क्या कहलाएगा, डेट्राइटस कहलाएगा। और सब दिन वो वैसा ही रहेगा? नहीं सर, उसका अपघटन होना है संपूर्ण तरीके से कि पता नहीं चले। आई कितना अवस्था में होगा, 5। पहला क्या बोलोगे, फ्रैगमेंटेशन। पहला क्या बोलोगे, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा क्या, लीचिंग। दूसरा क्या, तीसरा क्या, तीसरा क्या कहोगे, तीसरा कहोगे कैटाबॉलिज्म, कैटा। अगला क्या कहोगे, ह्यूमिफिकेशन। उसके आगे क्या कहोगे, मिनरलाइजेशन। उसके आगे क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम खंडन को देखते हैं।
आइए जरा हम सबसे पहले खंडन की बातें कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसे पूरा का पूरा याद रहना है सभी बच्चों को, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना है। पहला स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, अपघटन कितना अवस्था में होगा? 5। पहला क्या? दूसरा लीचिंग, तीसरा अगला ह्यूमिफिकेशन, अगला मिनरलाइजेशन होगा। आइए सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। खंडन होता है क्या सर? खंडन की यदि बातें करें तो खंडन क्या होगा? तो खंडन की अगर बात करें तो समझिएगा, डेट्राइटस, डेट्राइटस क्या समझ रहे हो ना? डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़े में, डेट्राइटस है उगार टुकड़ा, पत्ती है तो उगार टुकड़ा में नहीं टूटेगा क्या? पत्तियां है तो उगार टुकड़े में नहीं टूटेंगे, टहनियां है टूटे में नहीं टूटेंगे। तो डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बोले तो खंडन, फ्रेगमेंटेशन बोले तो क्या कहेंगे? खंडन कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाएगा? खंडन कहलाएगा। क्या कहलाएंगे जी? खंडन कहलाएगा। अब देखो समझिएगा, ये छोटे छोटे टुकड़े में जो डेट्राइटस टूटेगा सर, उसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो उसमें पाया जाएगा कार्बनिक मटेरियल, जो जल में क्या होगा? अघुलनशील, जल में घुलेगा नहीं। और क्या पाया जाएगा? अकार्बनिक मटेरियल, और अकार्बनिक मटेरियल जल में घुलेगा, और जल में कुछ अकार्बनिक मटेरियल ऐसा होगा जल में नहीं घुलेगा। इसे याद रखिएगा, इसी से आगे चढ़िएगा, एकदम इसे बढ़िया से समझिएगा। हमने बोला सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन का आप सबसे पहला अवस्था पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? खंडन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन, क्या नाम है? फ्रेगमेंटेशन, खंडन। जिसमें से खंडन क्या है? तो आपने बोला अपरद जो रहेगा सर, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना क्या कहलाएगा? खंडन कहलाएगा। और इस छोटे छोटे टुकड़े में क्या होंगे सर? तो कहोगे कार्बनिक पदार्थ भी होंगे और अकार्बनिक पदार्थ होगा। लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो होगा वो जल में कभी नहीं घुलेगा, मतलब जल में क्या रहेगा? अघुलनशील रहेगा। और अकार्बनिक पदार्थ जो होंगे, कुछ अकार्बनिक पदार्थ ऐसा होगा जो जल में घुलनशील भी होगा और जल में घुलनशील नहीं भी होगा। अब सवाल है कि सर ये अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ेगा, ये कौन तोड़ेगा? तो किसान का मित्र। कौन तोड़ेगा? किसान का मित्र तोड़ेगा। ये इसको हम क्या कहते हैं? केचुआ। ये किसान का मित्र होता है, और यही डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। ये है आपका केचुआ डेट्राइटस। ये देखिएगा, यही डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा? तोड़ेगा। अब आइए जरा अगली बातें अगर करें। अब लीचिंग क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया है, बस 10 मिनट की बातें हैं। अब लेचिंग, छालन क्या होगा? अब देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ये मिट्टी है, ये मिट्टी के सतह पर बताओ यहां पर क्या क्या आपको मिलेगा? बताओ। तो आप कहिएगा सर यहां पर कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे। अरे मिलेंगे, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा, कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ भी मिलेंगे। आप कहिएगा सर एक पर अकार्बनिक भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहिएगा अकार्बनिक भी मिलेगा। अरे मिलेंगे, अकार्बनिक भी मिलेगा। लेकिन कार्बनिक जो मिलेगा ये कौची में घुलनशील नहीं होगा। क्या ये जल में घुलेगा जी? अरे पहले ही बोल दिए, कार्बनिक पदार्थ जो होगा ये जल में घुलनशील नहीं होगा, अर्थात अघुलनशील होगा। जबकि अकार्बनिक पदार्थ कुछ ऐसे होंगे जो जल में घुल भी जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो जल में नहीं भी घुलेगा। अब बताओ, पानिया पड़ा, बरसाते के दिन आई, अब बरसात उरसात आया, देखो पानी पड़ रहा है ना, पानी पड़ा। तो जब पानी पड़ा तो इस मिट्टी के ऊपर पर जो आपका, बताओ, जो आपका अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक या कार्बनिक, जो आपका अकार्बनिक पदार्थ है और कौची में घुलता है? जल में। वो जल में घुलकर नीचे चला जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अरे जल में घुलकर नीचे चला जाएगा। आई नीचे जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? लेचिंग कहलाएगी। लेचिंग बोले तो क्या कहलाएगी? छालन कहलाएगी। अब ऊपर में बच गया कौची कौची? बताओ। आप कहिएगा सर ऊपर में बचा है अकार्बनिक पदार्थ जो जल में नहीं घुला है, और एक बच गया कार्बनिक पदार्थ जो जल में नहीं घुला है। जल में घुलने वाला माल चल गया नीचे, और यह प्रक्रिया क्या कहला गया? लीचिंग कहलाया। लीचिंग बोले तो छालन कहलाया। कोई दिक्कत यहां तक? आप एकदम बनाने वाले हैं, एकदम जरा कहते हैं और मृदा कहते हैं, कुछ कहते हैं खाद कहते हैं, एकदम औसन बना देंगे एकदम सब टूटी हुई टहनियों को और डालियों को। अभी तो लेचिंग आपने देखा, अब आइए जरा लेचिंग के आगे जाइएगा। अब लेचिंग के आगे क्या होगा? तो कोई दिक्कत यहां तक? लेचिंग क्या है? धैर्यपूर्वक हम जानते हैं, आप लोग का क्लास होगा, थोड़ा सा क्या कीजिए, डील मारिए, वरना आपको फिर कल समझ में नहीं आएगा। अगर बात करें
मिट्टी में मौजूद अकार्बनिक पदार्थ जो पानी में डिसॉल्व होगा वो कहाँ चला जाएगा, जमीन के नीचे चला जाएगा, डाउन पार्ट में चले जाएंगे और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, लैचिंग। यह प्रक्रिया आपको लैचिंग करते हुए नजर आ रहा है, अरे आ रहा है, लैचिंग करते नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट आपके क्या आएंगे, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में अब क्या होगा सर, अब बताओ जरा बाबू, कौची कौची बचा है, दिमाग लगाओ। सब अब नहीं पढ़ सकता है, अब सबसे पहले बताओ मिट्टी के ऊपर क्या क्या बचा है, तो आप कहिएगा कार्बनिक भी बचा है सर, अरे बना बचा है, कार्बनिक पदार्थ भी बचा है और क्या बचा है, अकार्बनिक पदार्थ। और दोनों के दोनों कौची में घुलनशील नहीं है। अगर जल में घुलनशील होता तो खिस्सा कहानी खत्म हो जाता, लेकिन ये घुलनशील नहीं रहे के कारण ऊपरे में रह गया, वरना लीचिंगे में सब खत्म हो जाता। लेकिन अब क्या होगा सर, तो देखिएगा अब यहां पर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ जो है जो जटिल रूप में है, अब यहां पर क्या होगा देखिएगा, मिट्टी के ऊपर लीचिंग के बाद जो मिट्टी के ऊपर कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल ये वाला जो जल में क्या है, अघुलनशील है। अब ये क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की मदद से सबसे पहले अब कौची में टूटेगा, सिंपल कार्बनिक में। कौची में टूटेगा, सिंपल कार्बनिक में। जो कॉम्प्लेक्स जो है वो अब कौची में टूटेगा, सिंपल में टूटेगा सर। और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहलाता ही है काट दो कॉम्प्लेक्स को कौची में, सिंपल में। काहे कॉम्प्लेक्स को काटे की जरूरत पड़ गया भाई, तो कहिएगा सर लीचिंग जब हुआ तो ऊपरे रह गया था, तो वहां पर मिट्टी में तो वहां पर तो सूक्ष्म जीव भी होगा, मिट्टी में तो ऊपर में सूक्ष्म जीव भी होगा, बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, तो जो जल में नए घुलनशील था कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ का कोई काम नहीं बउआ, ये ऐसी रह जाएगा बउआ। मेन है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को हमें तोड़ना है। अब ये कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक पदार्थ जो जटिल रूप में था, जो जल में क्या था जी, अघुलनशील पदार्थ था, अरे था ना, जो जल में अघुलनशील पदार्थ हैं, ऊपर में जो बचे हैं कार्बनिक मटेरियल हैं, और कुछ बचे हैं जल में अघुलनशील पदार्थ, बोले तो अकार्बनिक मटेरियल। अब ये कौची की मदद से हम तोड़ दिए, बैक्टीरिया और फंगी की मदद से इसे कौची में बदल दिए, सिंपल में बदल दिए। और ये तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, कैटाबॉलिज्म। क्या कहलाई, कैटाबॉलिज्म कहलाई। कोई दिक्कत, अब आइए जरा कैटाबॉलिज्म समझ गए। अब आइए ह्यूमिफिकेशन क्या है, सब टीचर इसको समझा नहीं सकता, सब बच्चा समझ नहीं सकता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग नहीं समझोगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। अब आइए देखिए ह्यूमिफिकेशन की अगर बात करें तो ह्यूमिफिकेशन क्या होगा, ह्यूमस का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन। अब कहिएगा ह्यूमस क्या होता है, तो देखो सिंपल कार्बनिक मटेरियल जो भी सिंपल, अरे अभी कैटाबॉलिज्म में क्या देखा, जो भी ऊपर में कार्बनिक मटेरियल जटिल था वो भी टुकड़ा टुकड़ा में थोड़ा सूक्ष्म की मदद से, तो वह क्या कहलाया, कैटाबॉलिज्म। तो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया तो उस क्या बन गया, सिंपल कार्बनिक मटेरियल। अब ये सिंपल कार्बनिक मटेरियल स्टोर होकर, ढेर सारा सिंपल कार्बनिक मटेरियल एकत्रित होकर, स्टोर होकर, एकत्रित जब हो जाती है तो कौची का निर्माण कर देती है, ह्यूमस का निर्माण कर देती है। और यह ह्यूमस का निर्माण ये सरल कार्बनिक पदार्थ को एकत्रित होने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन। और इसका रंग की अगर बात करें तो याद रखना इसका रंग कैसा होता है, गहरा रंग का होता है। कैसा रंग का बोलोगे, गहरा रंग का होता है। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है, तो ह्यूमस निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस क्या है सर, तो सरल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं एक जगह स्टोर हो जाएंगे तो यह क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन। यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा क्या होता है, धीमा होता है। कौन सी प्रक्रिया धीमी होती है, ह्यूमिफिकेशन। कौन प्रक्रिया, देखो आप मिट्टियां में कभी देखे हैं ऐसा, यही है ह्यूमिफिकेशन, ये है ह्यूमिफिकेशन। ये क्या है, ह्यूमिफिकेशन, सब सड़ गल रहा है एकदम, यहां पर ह्यूमिफिकेशन दिखा रहा है आपको। ह्यूमिफिकेशन का मतलब देखो गाढ़ा रंग का आपको नहीं लग रहा है देखने में, ये गाढ़ा गाढ़ा रंग दिख रहा है, ये वाला गहरा गाढ़ा रंग, ये ह्यूमस है। ये क्या है, ह्यूमस है। कौची है, ह्यूमस है। कौची से बना है, तो आप कहिएगा सिंपल कार्बनिक मटेरियल को कौची होने से, एकत्रित होने से ये ह्यूमस बना है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन। क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन। तो इस पिक्चर में आप ये जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं समझो कोई गुटखा खा के थूका है, ये ह्यूमस का निर्माण है। ये क्या है, ह्यूमस का निर्माण है मिट्टियों में। देखिएगा सब मिट्टी के अंदर की कहानियां हो रही है, देखो सब ये मिट्टी है ऊपर का, यहाँ सारा कहानियां सब घट रहा है। इस पर देखो ऐसे करके ये सब लग रहे हैं, सारे सारे ह्यूमस बन रहा है। ये देखो पूरा तरीके से बनल है। अब हो गया। अब मतलब सर आप सारे सिंपल कार्बनिक मटेरियल को आप क्या कर लिए हैं सर, स्टोर कर लिए हैं।
अरे कर लिए हैं, सारे सिंपल मटेरियल को हम स्टोर कर लिए हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमस। क्या कह रहे हैं, ह्यूमस। अब देखो बाबू, अब यह ह्यूमस जो है एक प्रकार का क्या है, सिंपल कार्बनिक मटेरियल है। यही ह्यूमस अब कौची में बदल जाएगा, अकार्बनिक मटेरियल में बदल जाएगा। अकार्बनिक मटेरियल बोले तो क्या कहेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में पुनः बदल जाएगा। और जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में बदल गया तो पुनः कहाँ चला गया, वातावरण में। वातावरण से एल्खीन और वातावरण में ही चल गइलखिन। तो ये प्रक्रिया की कहलथिन, का कहलथिन, तो यह प्रक्रिया पूरा का पूरा कहलथिन कौची, प्रोसेस। बताओ आप क्या पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन की अवस्थाएं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। वातावरण से टूटा हुआ टहनिया तहनिया आया, अंतिम में सड़ते गलते 5 अवस्थाओं के दरमियान हमने अंतिम में इसको अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ दिया। और पहले से वो अकार्बनिक पदार्थ जल में अघुलनशील है ये था, तो अकार्बनिक पदार्थ का तो कोई काम ही नहीं, इसका भी था उसका भी था, सारी कहानियां क्या हो गई भाई साहब, तो कहिएगा खत्म हो गई। क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्या सभी का सभी समझ में आया सारा प्रोसेस। पहले ये बताएं, सबसे पहले बताएंगे आपका हेडिंग क्या चल रहा था, डिकम्पोजिशन। क्या चल रहा था, डिकम्पोजिशन को आप क्या कहिएगा, अपघटन। डिकम्पोजिशन को आप क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर डिकम्पोजिशन को हम अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपघटन। अपघटन क्या है, तो डिकम्पोजर की मदद से, अपघटक की मदद से कौची में तोड़ना। कॉम्प्लेक्स को एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स को सरल में ही नहीं तोड़ो, सरल में ही नहीं तोड़ो, उसको कौची में बदल दिए। अभी खनिजीकरण में आपने क्या देखा, अकार्बनिक पदार्थ में बदल दे, अरे बदले कि नहीं, अकार्बनिक पदार्थ में बदल दिए, तो यह क्या कहलाया, डिकम्पोजिशन। सिंपल में ही थोड़ा बोलोगे अच्छी बात है, लेकिन वो कैटाबोलिज्म में तक है, समझ रहा है। एकदम अकार्बनिक में बदल दो, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, सारा एलिमेंट्स अलग अलग कर दो ताकि वातावरण में चल जाए, तो यह क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन। कितनी अवस्थाएं बताए, 5। पहला क्या बताए, पहला क्या, अरे बोलो पहला क्या, दूसरा क्या बताए, लीचिंग। तीसरा क्या, तीसरा कैटाबोलिज्म। चौथा क्या, ह्यूमिफिकेशन। और 5वां क्या, मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। अब देखते हैं जरा कितने बच्चों को याद है। सबसे पहला क्या पढ़े, फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, डेट्राइटस जो था, डेट्राइटस अच्छा क्या था, मिट्टी में टूटी हुई डालियां, पत्तियां, जो भी कूड़े कचरे थे, कूड़ा कचरा का मतलब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक होगा, इस सब का अपघटन नहीं होगा बाबू, वहां पर वैसे जैविक चीजों का ही अपघटन होता है। जैविक का मतलब समझता है, जीवों का ही अपघटन होता है। प्लांट का चीज का अपघटन होगा, हमारा अपघटन होगा, ये सब चीजों का अपघटन होगा क्या, ज्यों के त्यों धैल रह जाएगा। जैविक चीजों का ही अपघटन होता है, ये भी भेजवा में ठूस लेना, समझ रहा है। इसका अपघटन हो सकता है, ये बेंच का अपघटन नहीं होगा क्या, ये प्लांट से बना है तो इसका अपघटन हो सकता है, और बाकी चीजों का अपघटन नहीं होता। सोचेगा कि लोहा का अपघटन हो जाएगा, तो होगा, काहे ने बैक्टीरिया तैक्टीरिया उसको तोड़ेगा, लेकिन उतना नहीं होगा कि उससे एलिमेंट्स निकाल देगा। हाँ निकाल सकता है, आयरन उरन निकाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से किसका अपघटन होगा, जैविक चीजों का। चलिए, आपने देखा फ्रेगमेंटेशन में क्या देखा, तो आपने देखा फ्रेगमेंटेशन में जो डेट्राइटस थे, उस डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो यह प्रोसेस क्या कहलाया, फ्रेगमेंटेशन। अब बताओ वह छोटा छोटा टुकड़ा को जो बदला, उस छोटा छोटा टुकड़ा को बदलने वाला कौन था, कौन था, केंचुआ। कौन था जी, केंचुआ। कंप्लीट। अब बताइए नेक्स्ट अवस्था में क्या आपने देखा, अच्छा जो बदला उस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या क्या चीज था, कार्बनिक था और अकार्बनिक था। एक कार्बनिक पदार्थ जो था वो जल में क्या था, अघुलनशील था, और अकार्बनिक पदार्थ जो था जल में घुलने वाला भी है, जल में नहीं घुलने वाला। हमको काम किस पर करना है, जो जल में घुलने नहीं वाला है, क्लियर। और कैसा पदार्थ रहेगा, कार्बनिक, अकार्बनिक नहीं रहेगा। तो दूसरा प्रोसेस हमने क्या देखा, लीचिंग। लीचिंग में क्या देखा कि सर पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन में टूट फूट तो गेबे किया है, अब उस सतह पर क्या क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो जल में नहीं घुलने वाला है, और जो जल में नहीं घुलता है, और कौन सी है, और क्या है, आप कहिएगा अकार्बनिक पदार्थ जो जल में घुलने वाला भी है, जल में नहीं घुलने वाला भी। अब बारिश पड़ा, लीचिंग में क्या हो रहा है, बारिश पड़ रहा है, और जो जल में घुलने वाला अकार्बनिक पदार्थ है वो सब जमीन के अंदर चला गया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, लीचिंग। तीसरा क्या देखे आपने, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपने क्या देखा, कैटाबॉलिज्म में देखा कि सर वो जो कार्बनिक पदार्थ था, जटिल रूप में ऊपर में था, कार्बनिक पदार्थ था, उसको हमने कौची में बदल दिया, सरल में, तो यह क्या कहलाया, कैटाबॉलिज्म। किसकी मदद से,
बैक्टीरिया तैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया कवकों की मदद से हम बदल दिए, ये कैटाबॉलिज्म कहलाया। अब सिंपल में बदल दिए। अब अगला क्या कहलाया? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या कहलाया? ह्यूमस का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाया? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या है भाई साहब? तो जब सिंपल कार्बोनिक मटेरियल एक जगह स्टोर हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या देखे? खनिजीकरण। खनिजीकरण में क्या देखा कि सिंपल कार्बनिक जो मटेरियल था वह सिंपल कार्बनिक मटेरियल को हमने अकार्बनिक मटेरियल में तोड़ दिया, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबको अलग अलग कर दिए। और यह प्रोसेस क्या कहला गया? तो यह प्रोसेस हमारा कहला गया, बोलिए क्या कहलाया? मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण हो गया। और बाकी सारा माल चल गया ऊपर, और कुछ इस प्रकार से फिर मिट्टियां बनकर हो गई। समझ रहा है? जरा खाता भी तुम कह सकते हो। क्लियर? चलिए हो गया बातें समाप्त, इसकी कहानियां हम कर दिए समाप्त। चलिए।